नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी, जो इस क्लास के सर भी हैं। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कि जब देश में आपदा की स्थिति आती है तभी देश में सुधारों की जरूरत क्यों महसूस होती है। यानी जब समस्या आपके सामने खड़ी होती है तभी आप समाधान के बारे में क्यों सोचते हैं। ये पहले सुधार नहीं हो सकते थे। इस क्लास में आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। संदीप, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आर्थिक जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है, पटरी से उतर गई है। लेकिन एक सवाल क्योंकि अब उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने जब 20 लाख करोड़ के पैकेज के 20,97,000 और सबसे पहले आप और मैं जब चर्चा कर रहे थे, हमने 3 दिन पहले ये बता दिया था ये 20 लाख को पार करेगा और किया। वो तो जाहिर सी बात है। जब ये घोषणाएं की तो साथ में जो सुधार कार्य होने, जो रिफॉर्म्स होने, उनकी भी घोषणाएं की। अब सवाल यह है कि जब आपदा आएगी, जब समस्या सामने खड़ी हो जाएगी, क्या तभी हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे? पहले क्यों नहीं जागे? बहुत ही वाजिब सवाल है। पहले हम इसलिए नहीं जागते, हम राजनीति करते हैं, हम राजनीति में मशगूल रहते हैं। बहुत ही वाजिब सवाल है और यह देशवासियों को, हमारे दर्शकों को समझना होगा। अब संकट काल में, संक्रमण काल में हम व्यवस्था बदलने पर उतारू क्यों हो गए हैं? एक तो सरकार के पास पैसा कम है, 20,97,000 करोड़ में से ज्यादातर पैसा तो ईजिंग ऑफ आरबीआई नॉर्म्स, वो तरलता ज्यादा बढ़ाई गई है। जेब में पैसे कतई नहीं आए हैं, मतलब ना के बराबर जेब में पैसे आए हैं, लेकिन वो अलहदा इशू है। आज का ये सवाल ज्यादा मौजू है। अब हम आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, सरकारी उपक्रम के निजीकरण की हम बात करते हैं, हम एमएसएमई की परिभाषा बदल देते हैं, हम डिफेंस में एफडीआई को अब 74% तक लाने की बात कर देते हैं, हम ग्रीन क्रॉप्स की बात करते हैं। बहुत लंबी फेहरिस्त है, आगे हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो 6 साल से यह सरकार थी, या किसी भी सरकार की बात हो, यह सिर्फ इस सरकार पर नहीं, जब भी इस देश में संकट आता है तब हम सुधार क्यों करते हैं? उससे पहले हम राजनीति में मशगूल क्यों रहते हैं? हिंदू मुसलमान कीजिए, भारत पाकिस्तान कीजिए, जात पात की राजनीति कीजिए, इन चीजों में हम ज्यादा अपना वक्त जाया करते हैं। उस वक्त जो सबसे माकूल वक्त होता है, जब संकट की घड़ी ना हो, तब आप कुछ बदलाव करें व्यवस्था में, तो व्यवस्था यानी कि आप, मैं, हम सब उन बदलावों को इंटरनलाइज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। संकट काल में यहां और कड़वी घुट्टी दी जाती है, यह मेरी समझ से परे है। और यह सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है। मैं 1991 लिए चलता हूं आपको। 1991 का, आप तो बहुत जवान रहे होंगे रवि उस वक्त। 1991 किस चीज की सबसे ज्यादा गूंज थी? 89-90 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया वीपी सिंह ने। तो एक तरफ मंडल की राजनीति चली थी, जिसकी उपज हुए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, मायावती, जो हिंदी पट्टी है, काउ बेल्ट है, वहां पर एक अलग तरह की राजनीति इजाद हुई। और उसके जवाब में कमंडल लेकर लोग निकल पड़े। तो मंडल कमंडल की राजनीति उस वक्त हावी हो रही थी, लेकिन बदलाव की किसी को नहीं सूझी। बदलाव की क्यों सूझी 1991 में? क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। हम अपना जो सामान बाहर से लाते थे, तेल लाते थे और सब चीजें लाते थे, हम आयात ज्यादा करते थे, निर्यात करते नहीं थे। तो पैसे देने होते हैं ना उसके लिए, तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि आपको देने कितने हैं, लेने कितने हैं। हमें देनदारी ज्यादा हो गई 10-11 दिन और हालात ये भी हो गए थे कि देश का जो सोना था वो गिरवी रखना पड़ा। वो क्यों रखना पड़ा? क्योंकि जो इंपोर्ट्स का जो बिल था उसको आप भर ही नहीं पा रहे थे। 10-11 दिन, 12 दिन का आपके पास पैसा बचा था सिर्फ, इसीलिए आपको अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। तब आर्थिक सुधार शुरू हुए। तो 1947 से जो व्यवस्था चली आ रही थी, 44 साल लग गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब आया तब जाकर हमें सुधारों की याद आई। ये 1991 का वक्त है। अब 2020 में, अब आप पीएसयूज की बात कर लीजिए, सार्वजनिक उपक्रम। आज के बहुत से अखबारों की हेडलाइन बनी, कुछ अखबारों की नहीं बनी। इस बात पर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने पता भी किया, तफ्तीश की, तो फिर बहुत से सीनियर लोगों ने, संपादकों ने बताया कि देखिए संदीप, ऐसा है, ये बातें तो बहुत दिनों से चल रही थी। इट्स एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल।
पुरानी शराब है, नई बोतल में परोसा जा रहा है। मैंने कहा फिर भी इतनी क्लियर कट जो बात कही गई है कि भाई अब सार्वजनिक उपक्रम जहां पर थे सब जगह निजी कंपनियां जाएंगी, और अगर कोई स्ट्रेटेजिक इलाके भी हैं, रणनीतिक क्षेत्र हैं, वहां पर भी आप 4 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम नहीं हो सकते। एक होगा ज्यादा से ज्यादा 4, पर प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा तो मतलब रेल, जैसे जहन में सबसे पहला उदाहरण क्या आता है, रेल आज तक सरकारी उपक्रम की तरह चल रहा था। रेल में प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, ट्रेन भी चलाएंगे, सिर्फ ये नहीं खाना परोसेंगे। तेल, अब कहने को तेल को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, लेकिन आप तेल कहां से खरीदते हैं? पेट्रोल पंप कहां से खरीद, नहीं माइनिंग नहीं, पेट्रोल पंप कहां जाकर रहा है? पेट्रोल पंप किसके हैं? बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, सरकारी उपक्रम हैं ये सारे। तो रेल, तेल, एटॉमिक एनर्जी, ये जो बसें आजकल जो मजदूरों को बसों में अब ले जाने की फिर से एक होड़ हो गई है, राजनीति हो गई है, 1000 बस हम पैसा दे देंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं। तो वो हिमाचल में किसकी बसें चलती हैं ज्यादा? हिमाचल रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, यूपी रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, ये तमाम सरकारी उपक्रम हैं। अब इनको निजीकरण करने की बात तो आज क्यों याद आ रही है? 2014 में सरकार संभालते ही, कमान संभालते ही सबसे बड़ा मूल मंत्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिया था वो था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। करेक्ट? कि सरकार बहुत कम रखूंगा मैं, हम ज्यादा गवर्नेंस पर, प्रशासन पर, कामकाज पर गौर देंगे। तो ये तो 30 साल 35 साल पहले रीगनिज्म, थैचरिज्म का जो दौर था। थैचरिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे। इसको थैचरिज्म या रीगनिज्म क्यों कहा जाता है? कि इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। यूके और यूएस ने उस वक्त ही 80 के दशक में और 90 के शुरुआती दशक में इतने बदलाव किए कि भाई सरकार का काम नहीं है कि धंधा करे, सरकार का काम है गवर्नेंस करना। ये नहीं तेल साबुन बनाएगी, ट्रेनें चलाएगी, हवाई जहाज चलाएगी, ये काम सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट को करने दो। तो 2014 में लगा था कि सरकार ये करेगी। 6 साल हो गए। और पीएसयू के बारे में इसीलिए कई संपादकों ने उसे हेडलाइन नहीं बनाया जो मैंने बात की। पर अब आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो अब क्यों याद आ रहा है? 6 साल में क्यों नहीं किया? एक सवाल, विनिवेश करते, अगर आप बेचते इन कंपनियों को जहां पर सरकारी मौजूदगी गैर जरूरी है तो और पैसा भी आता और एफिशिएंसी भी आती। पर संकट काल में क्यों याद आता है? यही एक सवाल है। आपने कहा कि संकट काल में क्यों याद आ रहा है, क्योंकि अब लोग सवाल उठा रहे हैं क्या कि ये बड़ी वजह हो सकती है कि संकट काल में चाहे आम जनता हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि आपने जो नीतियां बनाई हैं उस पे लोग ज्यादा सवाल नहीं उठाते। उसमें अगर आपको कमियां निकालनी हो तो सकता है संकट काल है और आप आवाज उठा रहे हैं। क्या यही वजह तो नहीं रही कि इस बीमारी के तहत बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे सरकारी उपक्रम जो हैं वो निजी हाथों में? मैं कतई इस तर्क को नहीं मानता, जबकि सवाल आपका जायज है, पर मैं इस तर्क को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? 4 दिन पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, एमएसएमई में बड़े बदलाव किए गए। ठीक है, 3 लाख करोड़ उनको बेल आउट पैकेज दिया गया, कोई कोलैटरल नहीं, ऑटोमेटिक रूट, सरकारी भी गारंटी देगी। लेकिन ये तो पैसा देने की बात होगी। बदलाव क्या हुआ, सुधार क्या किया गया एमएसएमई में, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने तफसील से ब्यौरा भी दिया कि भाई पहले 25 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसे आपने लिमिट बांध रखी थी कि माइक्रो क्या है यानी कि सूक्ष्म क्या है, स्मॉल क्या है, छोटा क्या है, मीडियम यानी कि मझौला क्या है, और परिभाषा बदल दी उसकी परिभाषा मैन्युफैक्चरिंग में मतलब मशीनरी में कितना पैसा लगा रहे हो, सर्विसेज के लिए अलग, वो भी 2-2 जगह बांटे हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई थे, सर्विस एमएसएमई थे। अब सरकार ने ये सारी की सारी बातें हटा दी। अब 1, 5, 10 करोड़ कर दिया, टर्नओवर के हिसाब से 5, 50, 100 करोड़ कर दिया कि भैया आप अपने आप को बांध नहीं सकते। मुझे शब्द याद आ रहे हैं निर्मला सीतारमण के, वी डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट यू। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, आपके ऊपर ये लिमिट नहीं रहेगी कि नहीं एमएसएमई की परिभाषा से निकल जाएंगे तो कुछ और टैक्सेस लग जाएंगे या और दिक्कतें आएंगी। आप बड़ा सोचिए। कोई एमएसएमई ने कहा कि नहीं भैया ये अब क्यों कर दिया, या पहले एमएसएमई कह रहे थे कि ये परिभाषा ना बदलो, हमें छोटा ही रहने दो, कोई कह रहा था क्या?
ऊंची छलांग लगाओ, ऊंचा सोचो, ये पहले क्यों नहीं किया? संक्रमण काल में क्यों याद आ रहा है? ये दिस इज कॉमन सेंस, ये पहले आपको कर देना चाहिए था। एमएसएमई में एक भी जगह आपने आवाज सुनी कि भैया परिभाषा क्यों बदल दी? सबने वेलकम किया ना। तो दिस प्लेन कॉमन सेंस। पर यह कॉमन सेंस संक्रमण काल में ही सरकार के जहन में क्यों घुसती है, ये मेरे समझ से परे है। जाहिर तौर पे बहुत सारे अब सवाल जो हैं संदीप, एक बार फिर मैं चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पे कि सुधार हुए हैं। अब तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं एक बार फिर उनकी नीलामी होगी। हाँ। जो कोयला खदानें जो पहले सरकारी कंपनियों के उसमें थी, अब वो वहां पे सारी चीजें होंगी। ये अब याद क्यों आ रहा है? यही तो बात मैं पूछ रहा हूं। तो वही वाजिब सवाल है कि क्या निजीकरण के हाथों ये जाएंगे, यानी कि एक सुधारों पे हम सवाल कर लेते हैं। हाँ। क्या वाकई में ये जो व्यवस्था अब नई बनानी जा रही है, क्या वाकई में ये कोरोना काल में ये जो मौजूदा परिस्थितियों में इनकी जरूरत है और सुधार होंगे, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 20 लाख के नहीं, अब सुधार होंगे। और देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आप वाजिब और जायज सवाल पूछ रहे हो। एक पुरानी कहावत है, बल्कि 2 फ्रेजेस हैं अंग्रेजी के, हिंदी में भी तर्जुमा बड़ा आसान है। गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। राजनीति अगर अच्छी राजनीति करनी है, गुड पॉलिटिक्स करनी है, करोगे, अगर आप कर रहे हो, तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक सुधार या आर्थिक बातें अच्छी नहीं करोगी। एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। अर्थव्यवस्था की अच्छी बातें करोगे, वो अच्छी राजनीति नहीं होती। अब पीएसयू में बदलाव किए गए तो सबसे पहला बाण वार किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस में भी किसने किया? जयराम रमेश ने, जो खुद एनजीओ छाप राजनीति करने के लिए मशहूर थे। जो एनजीओज की बात करते थे, उनका बाकायदा एक पूरा का पूरा एनएसी था जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, और उसमें सब जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर और सोशलिस्ट पॉलिसीज की जो बात किया करते थे, उन लोगों की भरमार थी। वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, शमशान घाट ले जाया जा रहा है सरकारी उपक्रमों को। वो राजनीति करने लगे। नहीं, एक सवाल ये भी उठा ना, अभी पूरी बात तो कर लूं। वो राजनीति करने लगे, और इसमें अभी आप देखेंगे सड़कों पर मजदूर संघ भी आएंगे, लेबर लॉज भी जो बदलने की बात है। इट इज गुड इकोनॉमिक्स बट इट इज बैड पॉलिटिक्स। लेबर संघ आएंगे, विपक्ष सरकार उतरेगा, मजदूरों की बात आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, मजदूर खफा हैं, तो अब सरकार पर आरोप क्या लगेंगे? आप सूट बूट की सरकार है, आप क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सरकारी उपक्रमों में निजीकरण करेंगे। अब सरकारी उपक्रम इनएफिशिएंट हैं, वहां पर कॉस्ट ज्यादा है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो नहीं है, ये एक हकीकत है। पर सरकार नॉर्मल वक्त में नहीं करेगी क्योंकि वो बैड पॉलिटिक्स हो जाती। पर अब संक्रमण काल में वो कहेगी अभी देश को जरूरत है, मानो पहले जरूरत नहीं थी। तो ये गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स वाला जो खेल है, इसीलिए संकट काल का शरण लेकर सरकार बड़े आर्थिक सुधार करती है। अभी आप कोल के लिबरलाइज कर दो, आप एफडीआई लाने की बात कर दो, डिफेंस में 49% से 74% की बात हो गई। नॉर्मल टाइम में करते तो बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगते। इसरो का यूज अब प्राइवेट कंपनियां कर और क्यों ना करें? एक चीज है हमारे पास, अगर हम स्पेस जितने में अमेरिका एक अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाता है, उतने में हम पूरी की पूरी सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, हम सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल हैं, तो उसका सिर्फ इसरो ही इस्तेमाल करे, पूरा देश क्यों ना करे? या मैं इसरो के जरिए ही क्यों करूं, जो प्राइवेट कंपनियां भी उसका इस्तेमाल करके मेरे लिए टेक्नोलॉजी को आसान कर देंगी और चीप कर देंगी, वो क्यों ना हो? किसी की बपौती है क्या? टेक्नोलॉजी है, हमने डेवलप की है, इंडिजिनस है, हमारी कंपनियां भी इस्तेमाल करें, फाइनली हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल साफ तौर से बड़ा सवाल संदीप इस क्लास से यही निकल कर आया कि देश में सुधारों की जरूरत है। हाँ। और ये हर दौर में होती है, हर दौर में होती है। लेकिन क्या ये संकट काल में ही याद आएंगे? क्या ये संकट काल में ही देश पर थोपे जाएंगे या इंप्लीमेंट किए जाएंगे? हाँ। ये क्या हमारी यहां एक छोटी सी बात और बता दूं, आईएफसी जो बैंकिंग कोड है, इंसॉल्वेंसी इन बैंकिंग कोड, अब उसको लिबरलाइज किया गया है। पहले कोई छोटी सी टेक्निकलिटी पे भी आप पर सीधा आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता था। आप रिटर्न भरना भूल गए, डेट मिस हो गई, जीएसटी में कुछ दिक्कत हो गई, कोई जानकारी आपने
गाहे बगाहे छूट गई अनचाहे आपकी छूट गई, सीधा केस ठुक जाएगा, आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगी। ये नहीं एक केस का एक बार में ही निपटारा कर लो, सब जुड़ जाएगा, जाइए जी कोर्ट में, लाइन में खड़े रहिए, पहले निचली अदालत, फिर बीच की अदालत, फिर ऊपरी अदालत, आप चक्कर काटते रहिए। अब एक घोषणा लगी आईबीसी में, जी हम बदलाव करते हैं, आप इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज नहीं होंगी, सीधा आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कंपाउंडिंग नहीं होगी। रॉकेट साइंस थी क्या? ये पहले समझ नहीं आ रहा था, या पहले इंस्पेक्टर राज चलाना था? घूसखोरी का एक तरीका, उसको जायज किया जा रहा था, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा था। ये बड़ी साधारण सरल सी बातें हैं जो हमें करनी होंगी। और हमने जो रिफॉर्म्स किए थे 1991 में, उसके बाद अभी भी रिफॉर्म्स की दरकार है। सेकेंड जनरेशन के बाद अगली जनरेशन रिफॉर्म्स हम किक इन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। देखिए, हम कहते हैं कि चीन में ये कोरोना संक्रमण वहां से शुरुआत हुई। पूरी दुनिया में चीन के प्रति अब जो नजरिया है वो बदल गया है, तलखी आ गई है, लोग चीन से निकलना चाह रहे हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट अपनी 62 देश एक हो गया चीन के खिलाफ। बिल्कुल 62 देश के खिलाफ हो गए हैं। चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, भारत में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने अपने बदलाव नहीं किए थे। अब श्रम कानूनों में बदलाव आपको संकट काल में ही आता है, क्योंकि उससे पहले करते तो लोग सड़क पर आ जाएंगे, राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, सुर्खियां बनेंगी। अभी संक्रमण काल में सुर्खियां बनेंगी ही नहीं। अभी तो पूछना पड़ता है और बताना पड़ता है कि सरकार के अगर नुमाइंदे हों, बीजेपी के प्रवक्ता आपके कार्यक्रम पे हों और वो कहें कि जी ठीक किया, और उनको याद दिलाओ कि भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो सबसे मुखर आवाज है इनके खिलाफ, वरना अभी वो बात सड़क पर नहीं आ रही। तो आप श्रम कानून भी, जबकि इनकी जरूरत है, बदलाव करिए, लोगों को समझाइए, इनका बेजा इस्तेमाल ना हो, उस पर एक चर्चा भी करो, बहस भी करो। अब क्या है, क्योंकि ये संकट काल है, संक्रमण काल है, कोई चर्चा नहीं, नो डिबेट, नो डिस्कशन, नो डिस्कोर्स, सीधा थोप दो। तो ये आसान, ये जो चोर दरवाजे से सरकार रिफॉर्म्स इसीलिए आपातकाल में लेकर आती है कि चर्चा की जरूरत नहीं, कि इस देश में चर्चा के लिए सब तैयार रहते हैं और अंतहीन चर्चा होती है हमारे देश में। ये भी एक दिक्कत है हमारी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की अपने आप में एक ताकत भी है कि हम हर बात पर चर्चा कर सकते हैं, सरकार की निंदा कर सकते हैं, लेकिन ये अंतहीन भी हो जाता है, अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। अब चीन से जो लोग जा रहे हैं, उनकी पहली चॉइस इंडिया क्यों नहीं बन रहा? आपको पता है चीन में बहुत सारे कपड़े बनते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत है, अपैरल जो इंडस्ट्री है वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, और हम तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कहाँ आ रहे? पहली चॉइस बांग्लादेश, दूसरी चॉइस वियतनाम, तीसरी चॉइस मैक्सिको। हमारे पास नहीं आ रहे क्योंकि वो तैयार थे, उन्होंने सुधार किए। टेक्सटाइल में आप सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश हमसे ज्यादा बेहतर कर रहा है। हाँ, और हम कहते हैं, अभी देखिए कंफ्यूजन भी रहती है, सुधारों के बीच भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या कि लोकल, सडनली लोकल के बारे में वोकल हो जाइए। अरे आप लोकल के बारे में वोकल हो रहे हैं, कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। आत्मनिर्भर भारत की भी बात आप संकट काल में क्यों करते हैं? 6 साल से आत्मनिर्भर भारत की बात क्यों नहीं हुई? 6 साल तक तो अच्छे दिन आ जाएंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार इजाद हो जाएंगे, ये बातें चल रही थी। फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। अब आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर तो होना पड़ेगा, पर आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, दूसरों के लिए भी दरवाजे। यानी कि जब आप 2014 में आए थे तो आपका नारा था मेक इन इंडिया, और अब 19 में मेड इन इंडिया हो गया। तो ये पहले क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं आया? बड़ा सीधा सा सवाल है। और बाकी देखिए, जब हम लोकल की बात करते हैं ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है रवि, हम जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन से ही हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, हाँ फोन पर ही हमारा कार्यक्रम भी देख रहे हैं या टीवी पर देखेंगे, तो फोन टीवी 90% तो चाइनीज है। कर लीजिए ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कहां से ले आएंगे? जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू, साबुन, 50 से 60 से 70% सब बाहर की कंपनियां। ये तो साफ तौर से है कि मैन्युफैक्चरिंग में इतनी कमी थी कि हमारे देश के जितने भी त्योहार हैं, होली, दिवाली, उन सब के प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बन रहे थे,
चीन से इंपोर्ट हो रहे हैं, स्मगल हो रहे थे इवन। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दरवाजे खोलिए ना, यहां पर माकूल चीज बनाइए आपने। स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम चीजें थी, कहां गए? आज की तारीख में स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन है? आपसे मैं पूछ लूं, आप तो पत्रकार हैं, आप एक बार में शायद नहीं बता पाएंगे कि महेंद्र नाथ पांडे हैं। आम आदमी को तो पता भी नहीं। तो कहां गया स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप? ये संकट काल में ही आप बातें क्यों करते हैं? जो बातें शांति के दौर में करनी चाहिए, अर्थव्यवस्था खोलनी चाहिए, लोगों को जागरूक करो, उनको अपॉर्चुनिटीज दो, उनको जॉब्स दो, ये काम शांति काल में भी करें, यही उम्मीद है। चलिए हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और ये कह सकते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन एक गीता का एक मुझे भगवान श्री कृष्ण का जो एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि आप बहुत ज्यादा जब खुश हो तब भी डिसीजन नहीं लें, आप बहुत ज्यादा दुख में हो तब भी डिसीजन लें। हो सकता है खुश हो तब भी आप खुशी खुशी में कुछ मार देंगे, और दुख में हो तो हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लें। लेकिन जब आप बिल्कुल आप मानसिक संतुलन सही है तब आप डिसीजन लें। तब डिसीजन लेनी चाहिए, तब हम राजनीति में घुस जाते हैं। जब देश के आम आदमी एक अच्छी मानसिक स्थिति में हो, एक अच्छी स्थिति में हो, तब ये फैसले किए जाएं, सुधार किए जाएं, तो इस पे चर्चा भी की जा सकती है और ये वाजिब भी माने सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।